हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सबको क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाने चल रहा हूँ। देखिए, चैप्टर का नाम हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, पहले बेसिक इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, चैप्टर में पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। तो सबसे पहले देखिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ कंडक्टर और अ मेटालिक वायर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट का, कि जो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जब वही इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं किसी एक कंडक्टर या मेटालिक वायर में, मतलब कि जिसमें करंट फ्लो हो सके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। एक कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, ऐसा पाथ जो कि पूरा कॉन्टिन्यूअस हो और पूरा क्लोज हो, जहां से जुड़ा हो वहां पे फिर से वापस आके मिला हुआ हो, और उसमें से क्या फ्लो हो रहा हो, इलेक्ट्रिक करंट। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, नेक्स्ट देखिए, जो हमने इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन लेते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहा है तो करंट हमेशा उसके अपोजिट में फ्लो करेगी। ओके, डायरेक्शन ऑफ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो हमारा करंट इस साइड आएगा। ठीक है, ये होता है डायरेक्शन पता करने का तरीका। नेक्स्ट क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव साइन से दिखाते हैं, ये जो हमें माइनस दिखाता है नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, बस ये माइनस हमको बताता है कि ये प्रोटॉन नहीं बल्कि क्या हमारा इलेक्ट्रॉन। और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कूलम्ब होती है चार्ज की यूनिट, अभी नीचे बताएंगे। फिर देखिए, ये होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। ठीक, मैं आपको एक शॉर्ट नोट दे रहा हूँ, इजिली आप लोग पढ़ सकते हैं। करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज करंट। इसमें देखिए यूनिट ऑफ करंट, करंट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। फिर हमारा जो चार्ज होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम्ब, जिसको हम लोग कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। करंट इज मेजर्ड बाय, और करंट को हम लोग किससे मेजर करते हैं, एमीटर से। ये सब एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट ऑफ करंट, यूनिट ऑफ चार्ज, और करंट किस चीज से मेजर किया जाता है, ये सब पूछे जाते हैं। मैं आपको बस मेन टॉपिक कवर करा दे रहा हूं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, अब दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, सबसे पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कहां से किया जाता है, इसका सोर्स होता है बैटरी, सेल, इन सब से हम लोग क्या डिफरेंस, क्या क्रिएट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट के बीच में, इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच में कैरिंग सम करंट, अगर उस सर्किट में कुछ करंट जा रहा है तो जो वर्क डन होता है किसी एक चार्ज को, चार्ज जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे रखा गया है, उसको उठा के यहाँ तक लाने में जो वर्क डन किया जाता है, ठीक, उसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल वी से। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि 1 वोल्ट क्या होता है। 1 वोल्ट कुछ नहीं होता, यही फार्मूला आप याद कर लीजिए, V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, यानी वर्क डन अपॉन चार्ज इज नोन एज वोल्ट। तो यही जो सब कुछ को हम 1 कर देते हैं, उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। देखिए, 1 वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड 2 पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन, जब कितना काम किया जाएगा, ये जो वर्क है, जब इसको 1 जूल किया जाएगा और कितना चार्ज में, 1 कूलम्ब में, तब उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट। ठीक, नेक्स्ट देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं उसका नाम क्या होता है, वोल्ट मीटर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। वोल्ट मीटर को कैसे सेट किया जाता है, पैरेलल में, दो पॉइंट्स के बीच में उसको पैरेलल सेट किया जाता है, ताकि वो क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक भी हमारा होता है खत्म। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है सर्किट डायग्राम, कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए हमें डायग्राम, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो सभी चीजों के बारे में नॉलेज होना जरूरी है कि कौन कैसा होता है। देखिए, सबसे पहला हमारा इलेक्ट्रिक सेल। सेल आप लोगों ने भी देखा होगा कि बैटरी के, मतलब जो सेल होती है उसके एक साइड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, साइड पे नेगेटिव लिखा भी होता है। अब बैटरी क्या होता है, बैटरी होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जब
एक सेल से ज्यादा सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो क्या कहलाता है? बैटरी। देखिए कभी भी बैटरी जब हम जोड़ते हैं, बनाते हैं, तो उसमें सेल को अपोजिट चार्जेस से जोड़ते हैं, अपोजिट टर्मिनल से, प्लस माइनस ऐसे करके। अगर सेम सेम टर्मिनल हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगी और हमारा काम नहीं करेगा इंस्ट्रूमेंट। प्लग की देखिए इस टाइप का होता है, प्लग की और स्विच क्लोज, एक क्लोज का है, ये वाला ओपन का। ये वाला क्या सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि कहीं पर दो वायर ज्वाइंट है आपस में, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, और जो वायर बिना ज्वाइनिंग के, बिना छुए क्रॉस करते हैं, वो इसका सिंबल है। इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब को से सभी लोग फैमिलियर हैं। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस, ये सब हम रेजिस्टेंस आगे पढ़ेंगे। आप लोगों ने कभी कभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जब खराब हो जाते हैं तो उसमें देखते होंगे कुछ इस टाइप का लगा होता है, उसी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस इस टाइप का होता है जिसपे एरो बना होता है रेजिस्टेंस पे। एमीटर और वोल्ट मीटर इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज है और इसका प्रूविंग भी आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम का टॉपिक। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। ठीक, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है 2 नंबर में। ओम्स लॉ होता क्या है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? करंट के। ठीक, देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस एंड्स ऑफ ए गिवन मेटालिक वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का? कि जिसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर वो चीज इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा? इंक्रीज। अगर करंट डिक्रीज तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज होगा। यही होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक, द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, लेकिन इसका टेम्परेचर क्या रहता है? सेम रहता है, कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इसी को क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। कैसे याद करेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ओके, इज नोन एज ओम्स लॉ। देखिए मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो ये जो प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये जब हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, तो R को हम लोग क्या बोलते हैं? R जो मात्रा होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक, प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, इक्वल आता है, उसकी जगह कांस्टेंट यूज होता है रेजिस्टेंस। इसकी देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है कि रेजिस्टेंस क्या करता है? चार्जेस के फ्लो को रेजिस्ट करता है, यानी रोकता है। अगर इलेक्ट्रॉन आना चाहता है तो उसको रोकता है। कौन? रेजिस्टेंस। ठीक, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है हमारी? ओम। क्या होता है? ओम, जिसको हम लोग इस वाले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, आर का फार्मूला देखिए इसी से बन जाएगा। आर को यहीं रोकेंगे तो इधर आई मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो डिवाइड, यानी V अपॉन आई हमारा किसका फार्मूला हो गया? रेजिस्टेंस का। ठीक है, ओके। अब देखिए R किसकी इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है? यहाँ पे R हमारा किसके इनवर्सनली, यानी करंट के। अगर हमारा करंट क्या हो जाएगा? डबल होगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। अगर ये हमारा डबल होगा तो ये क्या हो जाएगा? करंट हाफ हो जाएगा। मतलब इनवर्सनली, दोनों एक दूसरे के उल्टे में है, जान लीजिए दुश्मन है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा वाला क्या सोचेगा? कि वो कम हो जाए। इसी को बोलते हैं इनवर्सनली प्रोपोर्शनल। आगे देखिए, एक कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट, जो करंट को बार बार रेगुलेट करता है विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज सोर्स। जहां से जैसे बिना बैटरी को चेंज किए एक कंपोनेंट यूज किया जाता है जो कि करंट को क्या करता रहता है? बार बार रेगुलेट। उस चीज को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। हमने सर्किट डायग्राम में उसका फिगर भी देखा था कैसे था, और उसी का एक नाम होता है रियोस्टेट। ओके, हमारा ओम्स लॉ यहाँ पे होता है फिनिश। अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। ठीक, कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, यानी किन किन चीजों पर वो निर्भर रहता है। तो सबसे पहला हमारा होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मतलब कि वो जो कंडक्टर का लेंथ होगा वो कितना बड़ा है उसके किसके रेजिस्टेंस उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी लेंथ ज्यादा होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। लेकिन एरिया के इनवर्सनली प्रोपोर्शनल होता है कौन? रेजिस्टेंस। क्यों? अगर एरिया हमारा कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। अगला देखिए, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस जो डायरेक्टली जब इसके प्रोपोर्शनल था इसके प्रोपोर्शनल था तो एक साथ मिलाया गया और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो यहाँ पे इक्वल आया, और जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है जो इक्वल आता है तो एक कांस्टेंट आता है,
उस कांस्टेंट का यहाँ पे नाम होता है रो। रो यानी रेजिस्टिविटी, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसकी वैल्यू आपको दिया रहता है, ठीक। ये हो गया लेंथ अपॉन एरिया, एक इसका फार्मूला बन गया रेजिस्टेंस का, रो इंटू एल बाई ए। इस पे न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, इसको आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे इसमें 4 अननोन चीजें हैं, 1 2 3 4, तो 4 में से आपको 3 चीज देता है और एक चीज निकालने के लिए बोलता है। ओके, फार्मूला याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी की अगर यूनिट देखा जाए तो क्या होता है, ओम मीटर, और रेजिस्टेंस का होता है ओम, और रेजिस्टिविटी का ओम मीटर। इसको हम लोग इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला, मेटल्स एंड एलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल और एलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत ही लो होती है। इसका रेंज देखिए 10 टू द पावर -8 टू 10 की पावर -6, इन दोनों के बीच के इसका रेंज होता है। अगला, टंगस्टन इज यूज्ड फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन को कहां पर यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है उसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मतलब कि रेजिस्टेंस को किस सिस्टम में ऐड किया जाता है यानी जोड़ा जाता है, वो दो टाइप का है। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, दूसरा हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारा करंट का डिवाइडेशन होता है वो डिवाइड नहीं होता है, जो करंट इसमें जाएगी वही करंट इसमें जाएगी और वही करंट इसमें भी। लेकिन जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो हमारा करंट होता है, जैसे यहाँ से पूरा करंट क्या निकल के गया आई, यहाँ पे आके वो डिवाइड होने लगता है, कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें, कुछ करंट इसमें। यही इतना डिफरेंस होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को अलग अलग पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे, इसका फार्मूला भी डिराइव करेंगे। ओके, थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, अब हमारा अगला टॉपिक है रजिस्टर इन सीरीज, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, इसमें एक फार्मूला निकल के आता है सीरीज के लिए और ऐसे ही एक पैरेलल के लिए। तो देखिए जो पैरेलल मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जब देखिए क्या है, हमारा बैटरी है, तो बैटरी 20 वोल्ट बैटरी देती है, ठीक है। इसमें से करंट निकलना बताए थे, सीरीज में करंट जो है सब में सेम जाएगा रजिस्टर में। तो इसमें चेंज क्या है कि जो V1 V2 V3 मतलब ये जो टोटल वोल्ट बैटरी ने दिया है 3 पार्ट में डिवाइड है। यानी अगर हम टोटल वोल्ट को लिखना चाहें तो V1 प्लस V2 और प्लस V3। और अभी हमने फार्मूला पढ़ा था ओम्स लॉ में कि V इज इक्वल टू क्या होता है हमारा फार्मूला, I R। लेकिन यहाँ देखिए जब हम पहले रेजिस्टेंस के लिए वोल्ट निकालेंगे तो यहाँ पे क्या नाम डालेंगे, V1, और उसका रेजिस्टेंस कितना है R1। तो पहले के लिए हम यहाँ पे तो टोटल लिखेंगे V इज इक्वल टू क्या, I R फ्रॉम ओम्स लॉ से। तो यहाँ पे V1 क्या हो जाएगा, I R1, और ऐसे ही V2 कितना हो जाएगा, I R2। I चेंज नहीं होगा करंट सीरीज में, और यहाँ पे I R3। अब देखिए इन तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, I। क्या बचा यहाँ पे, R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट बंद, इधर क्या बचा, I R। अच्छा इसको हम इक्विवेलेंट यहाँ पे फिजिक्स में बोला जाता है, R इक्विवेलेंट मतलब टोटल। तो I से I जब कैंसिल हो गया तो R इक्विवेलेंट हमारा कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर कहीं पर सीरीज में 3 रेजिस्टेंस या 4 रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे, अगर उनसे हमका क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्टली फाइंड द R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, जितने भी रेजिस्टेंस होंगे सबको ऐड अप कर लिया जाएगा, यानी सम अप कर लिया जाएगा। तो ये हमारा एक नया फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। और तीसरा फार्मूला जो एक और है वो है हमारा ओम्स लॉ, उसको भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक है रजिस्टर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे कॉम्बिनेशन होता है ये सब देखेंगे। तो बैटरी लगी हुई, बैटरी ने 20 वोल्ट दिया, लेकिन याद रखना आपको पैरेलल में जो करंट टोटल जाता है वो पार्ट का ही, जितने रेजिस्टेंस होंगे उस सब में कुछ ना कुछ जाता है, ठीक। तो देखिए यहाँ से आई गया, लेकिन जब हमको बाद में टोटल मिला है तो फिर से आई मिल गया, यानी जो आई है ना हमारा आई करंट जो है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 3 पार्ट में। तो देखिए पहले के लिए I1 प्लस दूसरे के लिए I2 प्लस तीसरे के लिए I3।
जब तीनों करंट को जोड़ा जाएगा तो टोटल करंट के बराबर होगा। अब देखिए जो हमने V से I इक्वल टू B इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से पढ़ा था, अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा V अपॉन R। तो टोटल के लिए I के लिए हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन यहाँ पे R इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, टोटल है। तो I1 के लिए ऐसे क्या हो जाएगा V, क्योंकि इसमें सब में V सेम होता है पोटेंशियल, अपॉन पहले के लिए R1, ऐसे V अपॉन R2, ऐसे V अपॉन R3। ठीक, अब बताइए इन तीनों में V कॉमन दिख रहा है, तो V कॉमन लेंगे क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इधर पे क्या बचेगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। अब बताइए ए इधर भी मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, यानी यहाँ से V कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये नया ये आ गया हमारा पैरेलल का डेरिवेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड के। ओके, अगर आपको 3 रेजिस्टेंस देंगे और उसको पैरेलल में सेट किया होगा तो बोलेगा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो क्या करना 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3, तीनों को ऐड अप कर देंगे ऐसे करके, तो हमारा क्या आ जाएगा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो अब करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। जो सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग करते हैं उसके नुकसान क्या क्या है। पहला व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट, अभी हमने बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट जाती है वो पूरी सेम जाती है, जितने भी रेजिस्टेंस होते थे सब में करंट सेम जाती थी। तो अगर उसमें से कोई एक कंपोनेंट अगर फेल कर देगा तो उसके आगे सर्किट टूट जाएगी, और जब सर्किट टूट जाएगी तो आगे करंट जाएगा नहीं, इसलिए सारे कंपोनेंट उसके आगे जितने भी होंगे सब वो सब भी फेल हो जाएंगे काम करने में। जैसे आपने फेरी लाइट्स तो देखे होंगे जो शादियों में या फेस्टिवल में डेकोरेट किए जाते हैं, उसमें देखिए जो इलेक्ट्रीशियन होता है उसको काफी सारा टाइम चला जाता है उस फॉल्ट को ढूंढने में, कहां पर गलती हुई है, कहां पर फ्यूज हुआ है। ठीक है, तो ये सब अच्छा, उसी के ऊपर एडवांटेज किसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट जाती है वो पूरे डिवाइड होके जाती है, जितने भी अप्लायंसेस लगे होते हैं गैजेट लगे होते हैं उन सब में अलग अलग रेजिस्टेंस होती है और सब में अलग अलग करंट जाती है। मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट अगर उसमें फेल भी होता है तो बाकी सब में करंट जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए स्टूडेंट अब हमारा अगला टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि जो इलेक्ट्रिक करंट चलती है तो उसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है हमारा पहले हेडिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता क्या है, दिस लॉ implies that the heat produced in a resistor is directly proportional to the square of the current for a given resistance and directly, देखिए जो करंट होता है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, हीट। ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर यही आप समझ लीजिए तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा। क्या कह रहा है कि जो हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। मतलब कि अगर 3 गुना करंट बढ़ेगा तो हीटिंग इफेक्ट हमारा कितना होगा 3 3 या 9 टाइम्स। ओके, तो सबको देखिए पावर का एक फार्मूला होता है V इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू बाई टी को हमने करंट के पहले ही वीडियो में पढ़ा था I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो इतने की जगह हमने क्या लिखा है I, यानी V इंटू आई, एक फार्मूला ये हो गया। हीटिंग का जो फार्मूला होता है V इंटू आई इंटू टी, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू रखी है, देखिए H इज इक्वल टू, यहाँ से V को हमने फार्मूला पढ़ा था, V इज इक्वल टू क्या पढ़ा था IR, IR ये ओम्स लॉ ने बताया था। तो यहाँ पे B की जगह हमने क्या पुट किया IR, और I पहले से था T, I इंटू आई क्या हो गया हमारा आई स्क्वायर R इंटू टी। ओके, यही होता हमारा क्या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर ये आपको इतना फार्मूला याद है तो आप एक 4 लाइन का आराम से बना सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब देखिए अब हमारा अगला टॉपिक है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल हम देंगे आपको किसके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के।
हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैज सम यूजफुल, इसके कुछ यूजफुल एप्लीकेशन है। देखिए कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन जिससे कपड़ा प्रेस किया जाता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब किसके एग्जांपल हैं? बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग। ये सब अगर एग्जांपल आ गया, क्वेश्चन पूछा कि जूल्स हीटिंग के कुछ एग्जांपल, तो ये सब उन्हीं में लिख दीजिएगा। अगला देखिए, नाइट्रोजन एंड आर्गन, ये दोनों गैस होती हैं, इसको कहाँ पर यूज किया जाता है? टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, जो बल्ब में फिलामेंट लगता है उसकी प्रोलॉन्ग यानी उसका लाइफ एक्सपेंस बढ़ा देते हैं, उसको ज्यादा दिन तक चलाते हैं। अगला देखिए, फ्यूज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रोटेक्ट द सर्किट, फ्यूज को इलेक्ट्रिक सर्किट में इसलिए लगाया जाता है ताकि उस सर्किट को क्या करे? बचाए। अगर मान लीजिए कभी करंट ज्यादा आ गई एक बार में, कभी कभी होता है, तो हमारे देखिए कुछ बल्ब कभी कभी फ्यूज हो जाते हैं, तो एक फ्यूज होता है और दूसरा फ्यूज होता है, एक फ्यूज अलग होता है, तो फ्यूज को लगाया जाता है सर्किट को बचाने के लिए। फ्यूज इज प्लेस्ड इन सीरीज विद द डिवाइस, और फ्यूज को कैसे लगाया जाता है? इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जिस भी डिवाइस में लगाएंगे उसमें सीरीज में ऐड करेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं आज का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। देखिए अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर, की पावर होता क्या है? किसी चीज को करने का जो रेट होता है वही हमारा क्या कहलाता है? पावर। देखिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, किसी काम को करने का जो रेट होता है उसे क्या बोले हैं? पावर। इट इज आल्सो रेट ऑफ, या कितनी एनर्जी को हम कंज्यूम कर रहे हैं उस रेट को भी क्या बोला जाता है? पावर। ओके, तो पावर के यहाँ पे तीन फार्मूले हैं। पावर का एक फार्मूला होता है V इंटू आई, दूसरा होता है आई स्क्वायर इंटू आर, और तीसरा फार्मूला होता है V स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे क्वेश्चन में आपको जो चीज गिवन रहेगा, जो फार्मूला सुटेबल पड़ेगा वही आप यूज करिएगा। देखिए ए वाला फार्मूला हमारा इसी से बना है, इससे ए बना है। देखिए आई का फार्मूला होता है क्या चीज? V बाई आर, एक फार्मूला होता था ना V इक्वल टू आई आर, तो आई की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? V बाई आर, तो यहाँ पे आई स्क्वायर था, तो V बाई आर इंटू V बाई आर अगर करेंगे तो हम आई की जगह क्या लिख सकते थे? V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे एक मल्टीप्लाई और आर था, तो एक आर से एक आर करिएगा तो फार्मूला क्या बन गया? V स्क्वायर बाई आर। अगला देखिए, एसआई यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? वाट। सबसे छोटी यूनिट होती है पावर की, क्या होती है? वाट। किलोवाट भी होता है, वो लार्जर यूनिट होती है। अगला देखिए, 1 वाट क्या होता है? 1 वाट कब होगा? 1 वाट ऑफ पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर, जब एक पावर का यूनिट यानी 1 वाट का पावर यूज होगा और 1 घंटे के लिए यूज होगा तो उसको बोलते हैं 1 वाट। ओके, देखिए कॉमर्शियल यूनिट जो बिजनेस मतलब हम लोग के घरों में लगता है, तो यूनिट किस में लिखा जाता है? किलोवाट पर आवर। सभी के घरों में मीटर लगा होता है, तो उसमें लिखा होता है कि कितने किलोवाट पर आवर हमने यूज किया है या किस रेट से। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी की यूनिट क्या होती है? किलोवाट पर आवर। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर फिनिश। थैंक यू एवरीवन।